संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिएगा, संवेग जो शब्द है वो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम इमोशन। जो इमोशन शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से बना है। इस लैटिन भाषा के शब्द इमोवर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो दोस्तों, हमारे जो संवेग होते हैं वे जन्मजात ही होते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को ही प्रदर्शित करते हैं। संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। जैसा कि वॉटसन महोदय ने भी कहा है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु में 3 ही संवेग पाए जाते हैं। ये जो संवेग होते हैं शुरू में कम पाए जाते हैं, धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, यानी धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग पाए जाते हैं। पहला संवेग होता है भय, क्रोध और स्नेह। ये 3 संवेग हैं, भय, क्रोध और स्नेह। जबकि ब्रिजेज महोदय के अनुसार क्या है, एक शिशु में जन्म के समय केवल एक ही संवेग पाया जाता है, जो होती है उत्तेजना। उत्तेजना और 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेज के अनुसार बात कही गई है कि जन्म के समय बच्चे में केवल एक संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना। बाकी जैसे ही बच्चा 2 साल की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसमें सभी संवेगों का विकास हो जाता है। संवेग दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुखद संवेग और दूसरे होते हैं दुखद संवेग। संवेगों से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। संवेग जागृत हों तो एकदम से हो जाते हैं, यानी जो हमारे संवेग होते हैं वो एक साथ जागृत हो जाते हैं। लेकिन वही संवेग शांत धीरे धीरे होते हैं। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं बुद्धि में कमी आने लगती है। कभी भी संवेगों का दमन करना नहीं चाहिए, अपितु उनका शोधन ही करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे संवेग होते हैं वो एकदम से ही जागृत हो सकते हैं। जैसे ही कोई परिस्थिति आए तो संवेग एक साथ ही जागृत हो सकता है। जैसे कि भय जो संवेग है, जैसे ही आपके सामने कोई अचानक चीज़ प्रकट हो जो डरावनी हो तो आपके अंदर भय ऑटोमेटिकली तीव्र गति से आ जाएगा, भय जो संवेग है। और लेकिन शांत वो धीरे धीरे ही होगा। इसी प्रकार से सभी संवेगों को हम समझ सकते हैं कि जो संवेग होते हैं वो एक साथ ही जागृत हो सकते हैं, लेकिन शांत धीरे धीरे होते हैं। जैसे जैसे तीव्र संवेग होते जाते हैं तो हमारी बुद्धि भी कम होने लगती है। कभी भी हमें संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, अपितु इनका शोधन ही करना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉन मेयर व पीटर सेलोवे। ये 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका प्रयोग किया था 1990 में। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, प्रोफेसर जॉन मेयर और पीटर सोलेवे। इनके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था संवेगात्मक बुद्धि का। लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप से संवेगात्मक बुद्धि का सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका श्रेय एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक को जाता है जिनका नाम है डैनियल गोलमैन। तो इन्होंने 1995 में एक पुस्तक थी प्रकाशित की थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। दोस्तों, सीधी समझने की बात है कि सबसे पहले तो देखो, जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका प्रयोग किया था 2 अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, एक था पीटर सेलोवे और दूसरे थे जॉन मेयर। इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था संवेगात्मक बुद्धि का। और कब किया था? 1990 में किया था। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से हम संवेगात्मक बुद्धि का रूप देख रहे हैं, इसकी सभी जगह चर्चा हो रही है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो एक व्यक्ति को जाता है जो थे डैनियल गोलमैन। ये भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1990 के 5 साल बाद यानी 1995 में एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसी पुस्तक के
ज़्यादा चर्चा होने के कारण ये हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि है एक चर्चा का विषय बन गई थी। आगे देखिएगा, डेनियल गोलमैन की दूसरी पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। दोस्तों, डेनियल गोलमैन ने ही संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध किया था। इनकी एक पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, और दूसरी पुस्तक थी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। संवेगात्मक बुद्धि के तात्पर्य दूसरों की भावनाओं को जानने व समझने व उनको वंचित प्रवर्धन करने से है। भाई सीधी बात है, जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका तात्पर्य यही होता है कि भाई देखो, हम दूसरों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं और दूसरों को समझ रहे हैं, उनकी उचित प्रबंधन कर रहे हैं, तो यही संवेगात्मक बुद्धि होती है। किसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि है इसकी जांच करने के लिए जिस इकाई का विशेष प्रयोग किया जाता है उसे ईक्यू ईक्यू कहते हैं दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि कहते हैं इसे, संवेगात्मक लब्धि के नाम से जाना जाता है। एक होती है बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं आईक्यू, और ये है ईक्यू जो है संवेगात्मक लब्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि को मापने के लिए ईक्यू याद रखिएगा। देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल यानी प्रतिमान। पहला है दोस्तों एबिलिटी मॉडल। तो ये डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलोवे ने दिया था। इस मॉडल से तात्पर्य दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने व उनका उचित प्रबंधन करने से है। अतः इसे हम अंतर्वैयक्तिक परीक्षण भी कह सकते हैं। देखिएगा, जो एबिलिटी मॉडल है इसमें क्या है कि ये जॉन मेयर ने दिया था और पीटर सेलोवे ने दिया था। इसमें सीधी बात है कि भाई दूसरों की भावनाओं को जानें हम और उनको समझें और उनका उचित प्रबंधन करें, यानी अंतर्वैयक्तिकता पाई जाती है इस परीक्षण के दौरान। और दूसरा मॉडल है दोस्तों ट्रैट मॉडल, जिसमें क्या है ये दिया था केवी पैट्रिडस ने दिया था। इस मॉडल से तात्पर्य है स्वयं की भावनाओं को जानने व समझने व उनका उचित प्रबंधन करने से, यानी अंतरावैयक्तिक। एक तो है अंतर्वैयक्तिक, एक है अंतरावैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक दिया था आपका जॉन मेयर पीटर सेलोवे ने, वहीं केवी पैट्रिडस ने दिया था स्वयं को जानने वाला, यानी अंतरावैयक्तिक। और तीसरा है दोस्तों मॉडल है वो है मिक्स मॉडल। मिक्स्ड मॉडल जो दिया था डेनियल गोलमैन ने दिया था। इस मॉडल से तात्पर्य है भाई देखो, आप नाम से ही समझ रहे हो दोनों का मिक्स होने वाला है। तो इसमें क्या है कि स्वयं की तथा दूसरों की दोनों की ही भावनाओं को समझने और जानने व उनका उचित प्रबंधन करने से, यानी अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक दोनों प्रकार से मिक्स मॉडल का नाम दिया था डेनियल गोलमैन ने। एक बार रिपीट कर लो। देखो, एक तो आपका एबिलिटी मॉडल है, एक ट्रेट मॉडल है, और दूसरा है आपका मिक्स्ड मॉडल। एक में स्वयं की जानना जिसे ट्रेट मॉडल कहते हैं जो केवी पैट्रिडस ने दिया था, और एक है एबिलिटी मॉडल जिसको पीटर सेलोवे जॉन मेयर ने दिया था, जिसमें दूसरों की भावना समझना। मिक्स में क्या है, दोनों की मिक्स हो गए, दोनों मॉडलों का मिक्स जो डेनियल गोलमैन ने दिया था। अब देखो अगला है संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। भाई संवेगात्मक बुद्धि के क्या क्या उपयोग हैं देखिएगा। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी उसकी ईक्यू द्वारा की जा सकती है। यानी हमारी जो संवेगात्मक लब्धि होती है उसके माध्यम से हम एक व्यक्ति की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति भविष्य में कैसा होगा। जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाए रखने के लिए इसका योगदान होता है। संवेगात्मक बुद्धि का योगदान क्या है कि जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाए रखने में। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी इस संवेगात्मक बुद्धि का ही योगदान होता है। ये इसकी विशेषताएं और हैं देखिएगा। कामकाज की दुनिया में निपुणता प्राप्त करने के लिए, और दूसरा है आपके सामने, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समुदाय के अंतर्गत अपना स्थान बनाए रखने में ईक्यू का महत्व है दोस्तों।
यानी हमारे समुदाय में क्या पहचान है, और उस जो हमारे समुदाय के अंतर्गत हमारी जो स्थान है उसको बनाए रखने के लिए हमारी संवेगात्मक बुद्धि जरूरी होती है। संबंधों में घनिष्ठता लाने के लिए भी इसका योगदान होता है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनके संबंध हैं, आपसी संबंध हैं, उनको बनाए रखने के लिए भी मेरी संवेगात्मक बुद्धि काम आती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में भी EQ महत्वपूर्ण है। तो सीधी बात है, सभी का एक ही मतलब लेकर रहा है, तो इनको आपको जरूर याद करना होगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं को। तो इनको ज़रा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम विचार गाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भाई जो मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन, उनके द्वारा सबसे पहले जो आपकी व्यक्तिगत भिन्नता है इसका विचार प्रस्तुत किया गया था। इनके अलावा टायलर, जेम्स ड्रेवर, कैटल, स्किनर आदि के द्वारा भी इस दिशा में योगदान दिया गया। तो देखो, सबसे पहले तो विचार किसने दिया? गाल्टन ने दिया। और इस गाल्टन जी के अलावा भी एक टायलर थे, जेम्स ड्रेवर थे, कैटल थे, स्किनर थे। इन्होंने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया था। सबसे पहले देखो टायलर के अनुसार देखो, शरीर के रूप, आकार, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, और उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। हमारे शरीर का रूप हो, रंग हो, आकार हो, सीखने की गति हो, बुद्धि हो, स्मृति हो, बुद्धि लब्धि हो या उपलब्धि हो, रुचि हो, अभिरुचि हो, जितने भी हमारे पक्ष हैं इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं आपस में, वही व्यक्तिगत भिन्नता बताई है टायलर ने जी। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी टायलर जी की परिभाषा। अब देखो स्किनर के अनुसार क्या परिभाषा है व्यक्तिगत भिन्नता की। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो स्किनर जी ने तो सीधी परिभाषा दे दी दोस्तों कि हमारे जितने भी व्यक्तिगत भिन्नता के जो पहलू हैं वे सभी पहलू आ जाते हैं भाई, देखो, जिनमें हम माप सकते हैं और उनको हम मूल्यांकन उनका कर सकते हैं। अब देखो व्यक्तिगत भिन्नता के स्तर। स्तर कौन कौन से हैं व्यक्तिगत भिन्नता के? पहला स्तर देखो, शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता। भाई हमारा शरीर के अनुसार, शरीर के ढांचे के अनुसार, कद काठी के अनुसार, यानी शारीरिक रूप से जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता है, ये इसका एक स्तर हो गया। दूसरा स्तर क्या हो सकता है? दूसरा स्तर है दोस्तों कि बुद्धि लब्धि के आधार पर या बुद्धि के आधार पर, भाई कौन में कितनी बुद्धि है, कौन कमज़ोर है, कौन ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला है, कौन मंद बुद्धि वाला है, कौन सामान्य है, इत्यादि प्रकार से हम व्यक्तिगत भिन्नता को माप सकते हैं। तीसरा है संवेगात्मक भिन्नता। भाई उनके संवेगों के अनुसार कौन ज़्यादा क्रोध करता है, कौन ज़्यादा दयालु है, कौन ज़्यादा हंसमुख है, इत्यादि जितने भी संवेग होते हैं उनके अनुसार भिन्नता। चौथी है व्यक्तित्व में भिन्नता। पर्सनैलिटी क्या है भाई, देखो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है तो उस हिसाब से भिन्नता। और दूसरी उपलब्धि में भिन्नता। भाई देखो कौन किसने अपने जीवन में क्या उन्नति की है, क्या उपलब्धि पाई है, कौन IAS बना है और कौन अभी फ़िलहाल बेरोज़गार घूम रहा है। तो ये उपलब्धि के आधार पर। रुचि के आधार पर किसकी रुचि क्या है, किसी की रुचि होती है गाना सुनना, किसी का किताब पढ़ना, किसी का खेलना कूदना, और किसी का बेमतलब में फिजूल खर्ची में घूमना, किसी को ट्रैवलिंग करना, ये रुचि होती है इसके अनुसार।
तो देखो, रुचि तो हमारी जन्मजात भी होती हैं, अर्जित भी होती हैं, ये दोनों प्रकार से होती हैं। वही दोस्तों अभिरुचि होती है हमारी, ये भी जैसे जन्मजात होती हैं। तो देखो इनमें क्या है, जैसे कि हम पेंटर बनना, ये हमारा एक अभिरुचि मतलब एक शौक होता है, एक रुचि होती है, एक अभिरुचि होती है। एक अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि ये हमारी अर्जित होती है। अभिवृत्ति कैसी होती है? अर्जित होती है। अभिरुचि जन्मजात होती है, जबकि जो रुचि होती है वो हमारी दोनों प्रकार से होती है। अब देखो भाई, व्यक्तिगत भिन्नता के हमने पहलू पढ़ लिए, स्तर पढ़ लिए। अब देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक तो शारीरिक स्तर पर हमारी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, दूसरी बुद्धि के आधार पर, तीसरी संवेगों पर आधारित, व्यक्तिगत में व्यक्तित्व में भिन्नता के आधार पर, उपलब्धि में भिन्नता के आधार पर, और रुचि में भिन्नता के आधार पर, अभिरुचि में और अभिवृत्ति में। ये आपके व्यक्तिगत भिन्नता के स्तर हो गए। अब देखो, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक होता है वंशानुक्रम, ये बहुत ज़रूरी है। वहीं वातावरण होता है, जाति व देश होता है। वही देखो, कोई कोई देश में ज़्यादा काले मिल रहे हैं, किसी के सफ़ेद बाल हैं तो किसी के ब्लैक बाल। तो ये वातावरण का भी फ़र्क है और देश में का भी फ़र्क है। आयु का भी फ़र्क है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, बुद्धि का भी स्तर है तो ये आपके जितने भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक दिए हुए हैं। इन कारकों के अलावा जैसे हमारी परिपक्वता होती है, जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। किसका लालन पालन कैसे हुआ है, किसको अच्छा पोषण आहार मिला है, ये हमारी परिपक्वता होती है। किसके शरीर का पूर्ण विकास हुआ है, परिपक्व हुआ है, किसकी बुद्धि है जो पूर्ण विकसित हुई है, किसी की अभी बच्चों जैसी बुद्धि है। ये परिपक्वता के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। लिंग भेद के अनुसार भी होता है। वहीं शिक्षा के आधार पर कोई अनपढ़ रह जाता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। आर्थिक स्थिति, कोई कम पैसे वाला है, गरीब है, तो कोई बिजनेसमैन है, ज़्यादा पैसा है किसी के पास। वही समुदाय, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान इत्यादि सभी के अनुसार हमारी व्यक्तिगत भिन्नता के ये कारक हो सकते हैं। अब देखो भाई, व्यक्तिगत भिन्नता में कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आते हैं, जैसे कि विशिष्ट बालक है। भाई विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? जो बालक औसत दर्जे के बालकों से अलग होता है, भिन्न होता है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक सामान्य दर्जे के बालकों से या तो वे आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। यानी विशिष्ट बालक एक कमज़ोर मंदबुद्धि बालक भी हो सकता है और एक मेधावी छात्र भी हो सकता है। विशिष्ट बालक का मतलब ये है कि वो सामान्य से या तो आगे निकल गया, या तो होशियार ज़्यादा हो गया, या फिर वो पीछे ज़्यादा रह गया। वही दूसरा होता है प्रतिभाशाली बालक। देखो, प्रतिभाशाली बालक की कुछ परिभाषाएं भी हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो पहले हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक हैं दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, वे होते हैं आपके। और दूसरे होते हैं ऐसे बालक जिनकी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। एक तो भाई प्रतिभाशाली बालकों के दो प्रकार बताएं। एक तो 130 से ज़्यादा IQ लेवल वाले बच्चे हो गए, और दूसरे बच्चे हो गए जो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्र में जैसे कि कला, नृत्य, संगीत, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार दो प्रतिभाशाली बालकों के प्रकार बताए गए हैं। अब देखो, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। ये सहनशील होते हैं, ये धैर्यवान होते हैं, किस चीज़ पर धैर्य रखते हैं, आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई मानसिक दोष नहीं होता है, समायोजन की क्षमता होती है और अधिक स्वस्थ होते हैं, किसी भी परिस्थिति में समायोजन की क्षमता रखते हैं, मानसिक क्रियाओं में तीव्र गति से विकास होता है,
कठिन विषयों में ये रुचि ज़्यादा रखते हैं। विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना ये इनकी एक कला है। नेतृत्व की क्षमता, एक पूरे समूह का, पूरी क्लास का ये नेतृत्व कर सकते हैं। और उत्तरदायित्व की जो इनमें क्षमता होती है, जैसे ही नेतृत्व का जो भाव आता है तो पहले उत्तरदायित्व की क्षमता होती है, इसी कारण आता है। अब देखो दोस्तों, ये आपने प्रतिभाशाली के बालकों की विशेषताएं पढ़ी थी। एक बार फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, समायोजन क्षमता अच्छी होती है, अधिक स्वस्थ रहते हैं, मानसिक क्रियाओं में तीव्र रहते हैं, इनकी तीव्र विकास होता है मानसिक क्रियाओं में। वहीं कठिन विषयों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, विद्यालय जाने से पहले पढ़ते लिखते हैं, नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है, उत्तरदायित्व की भावना होती है। अब देखो, अगला है आपका प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से होती है। तीव्र प्रोन्नति तीव्र प्रोन्नति होती है, त्वरण प्रक्रिया होती है, संवर्धन व विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, निगमन, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके लिए दोस्तों, जो आपके प्रतिभाशाली बालक हैं, इनके लिए इन विधियों का प्रयोग जरूरी रहता है। पृथक कक्षाओं की इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, योग्य अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, पुस्तकालय की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, नेतृत्व के लिए इनका प्रशिक्षण होना चाहिए, उत्तरदायित्व के लिए इनको कार्य सौंपने चाहिए। कभी कभी ऐसे बालकों को कक्षाओं में पढ़ने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। पढ़ने के नहीं, सॉरी, यहाँ पे पढ़ाने के अवसर देने चाहिए। तो एक बार और देख लीजिएगा, एक बार फास्ट मोड में रिवीजन। जितने भी आपके तीव्र यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक हैं, तो ये क्या होता है, तीव्र प्रोन्नति होती है इनकी, त्वरण की इनमें प्रक्रिया पाई जाती है, संवर्धन विस्तृत पाठ्यक्रम पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, निगमन, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट इत्यादि प्रयोग विधियों का प्रयोग, अलग से कक्षाओं की व्यवस्था, योग्य व अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, उत्तरदायित्व के कार्य सौंपने चाहिए, ऐसे बालकों को कक्षा में पढ़ाने का भी अवसर देना चाहिए। अगला होता है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर, हमेशा पिछड़ा बालक ही रहता है। जो शैक्षिक दृष्टि से दोस्तों जो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कह सकते हैं आप। बार्टन हॉल के अनुसार सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। यानी उनकी स्वाभाविक योग्यता तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम है। यानी वो याद तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई उनकी कम ही हुई है, या फिर उनको कम ही ज्ञान हुआ है पढ़ाई का अभी तक, या वो पिछड़ गए हैं किसी कारणवश, पूर्ण रूप से उन्हें पढ़ाई नहीं की है। लेकिन उनकी बुद्धि तो ज़्यादा पढ़ने की है, उनकी क्षमता है कि वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, वही पिछड़े बालक होते हैं। ये बॉर्टन हॉल के अनुसार परिभाषा है। दूसरा, बर्ट के अनुसार परिभाषा क्या है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यानी कोई कोई बच्चा है 9वीं कक्षा का है, अगर 8वीं कक्षा के सवाल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो पिछड़ चुका है एक तरीके से, अपनी आयु स्तर के बच्चों की एक सीढ़ी नीचे की कक्षा को कार्य करने में समर्थ है। एक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। भाई देखो, पिछड़ कौन सकता है, चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे कोई इंटेलिजेंस बच्चा हो। अगर वो स्कूल नहीं गया है, उसने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तो वो भी पिछड़ सकता है, क्योंकि उसने पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा और अभी तक वो 1 साल पीछे है, या फिर 2 महीने 2 महीने भी हम पिछड़े बालक को कह सकते हैं। जितना भी उसमें उसकी पढ़ाई है, वो अन्य लोगों से पिछड़ गई है, या उसने पढ़ी नहीं है, तो उसे पिछड़ा बालक ही कहेंगे। इसमें हम दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मंदबुद्धि बालक ही होगा, इसमें प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। पिछड़ा देखो, इसमें क्या है कि जितने भी आपके प्रतिभाशाली बालक हैं, वो भी पिछड़ा हो सकता है, और आपका यहाँ पे जो मंदबुद्धि बालक है, वो भी पिछड़ा हो सकता है। पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है।
काफ़ी सरल है दोस्तों, इसका उपचार किया जा सकता है अतिरिक्त अतिरिक्त कक्षाएँ लगा कर के और दोबारा से उसको ज़्यादा समय पढ़ने के लिए बोलें इत्यादि उपचार किया जा सकता है। तो पिछड़ने के कारण प्रकार क्या हो सकते हैं? जैसे कि देखो, सामान्य पिछड़े बालक होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य पिछड़े बालक। यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमज़ोर है तो सामान्य पिछड़ापन कहेंगे। भाई सभी विषयों में कमज़ोर है तो सामान्य पिछड़ापन कहेंगे। दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के 1 या 2 विषयों में ही कमज़ोर है तो वो विशेष पिछड़ापन कहलाएगा। अब देखो भाई दोस्तों, हमने पिछड़े बालक भी पढ़ लिए। अब देखो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए इनकी पिछड़े बालकों के लिए। तो पिछड़ेपन के कारण को जानना चाहिए, उन्हें दूर करने का उचित उपाय करना चाहिए और निदान करना चाहिए, उनको जानना चाहिए और उनका उपचार करना चाहिए। यानी सबसे पहले पिछड़ेपन का हम निदान जानेंगे और उसके बाद उपचार करेंगे। पहले कारण जानना है दोस्तों, उसके बाद उपचार करना है। मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। वातावरण के से संबंधित कारकों का नियंत्रण करना चाहिए। उचित निर्देशन व परामर्श देनी चाहिए। और हो सकता है दोस्तों इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि अतिरिक्त कक्षाएं भी हम ले सकते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों मंदबुद्धि बालक। जो मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालक हो सकते हैं और विमंदित बालक हो सकते हैं। मंदित बालक भी हो सकते हैं। मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग व बेबस होते हैं जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपंग होता है व बेबस होता है। तो एक तो होते हैं शारीरिक रूप से विकलांग, एक होते हैं मानसिक रूप से विकलांग। तो जिस प्रकार से एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग होता है, अपवश होता है, उसी प्रकार से मानसिक रूप से भी बच्चा अपंग हो सकता है। ऐसे बालक अपने विकास काल में चलना, बोलना, अन्य व्यवहार करना धीमी गति से ही सीख पाते हैं। ऐसे बालक होते हैं जिनके विकास काल में कि विकास तो उनका समय के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन क्या है, उनका विकास धीरे धीरे होता है। तो वो चलना, बोलना, अन्य व्यवहार करना, ये जितने सरल कार्य हैं इनको भी बहुत धीमी गति से सीख पाते हैं। अवधान क्या होता है दोस्तों कि इनका अवधान भी कमज़ोर रहता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं होता है। अर्थात ध्यान केंद्रित करने की योग्यता सीमित होती है। जितने भी मंदबुद्धि बालक होते हैं इनकी ध्यान केंद्रित करने की योग्यता बहुत कम होती है, एक जगह इनका ध्यान नहीं रहता है। तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं। किसी गंभीर विषय है, अगर उस पर तर्क करना है, वितर्क करना है, तार्किक चिंतन करना है तो ये करने में असमर्थ होते हैं। इनमें दोस्तों जिज्ञासा नहीं पाई जाती, यानी कम पाई जाती है। यानी जितनी भी हमारी जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो इनमें कम पाई जाती है। दूसरों पर निर्भर होते हैं मंदबुद्धि बालक। असफलता का भय पाया जाता है। भाई दोस्तों, ये रोज़ सोचते रहते हैं पढ़ने से पहले कि मैं फेल ना हो जाऊं या फिर असफल ना हो जाऊं। तो ये असफलता का भय इनको हमेशा सताता रहता है। हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही दोस्तों ये सभी छात्रों से कमज़ोर रह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्वाभाविक सी बात है कि वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उत्तरदायित्व की क्षमता का भी इनमें विकास नहीं होता। उत्तरदायित्व की जो क्षमता है वो भी इनमें सीमित ही पाई जाती है। अब देखो भाई, मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इनके लिए पृथक्करण की व्यवस्था हो, अलग से कक्षाएं लगें, अलग से पृथक्करण की व्यवस्था हो। विशेष पाठ्यक्रम व विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मोंटेसरी पद्धति का भी प्रयोग होना चाहिए। जो मारिया मोंटेसरी ने जो पद्धति बनाई थी, एक शिक्षण विधि थी, तो उसका भी इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो कम सुनते हैं, कम कम देख पाते हैं, तो उनके लिए श्रव्य व दृश्य सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए।
देखो एक जैसे कि जो कम समझते हैं तो उनके लिए दोस्तों, अगर हम एक पिक्चर की तरह कोई सीन बनाकर या किसी तरीके से अगर कहानी की तरह तौर पर उनको याद कराने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सिर्फ दृश्य सामग्री जैसे कि टीवी वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह उनके सामने रख दिया जाए और उनको विस्तार से समझाया जाए। अध्ययन की गति धीमी रखना, अब जितना भी हमारे पढ़ा रहे हैं तो उसको धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए, पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। दोस्तों मैं तो वैसे भी आपको इस नोट्स को बार बार ही दोहरा दोहरा के याद कर रहा हूँ, क्योंकि कितना भी इंटेलिजेंट हो, दोहराने से ही याद होता है। स्पष्ट बात है, एक बार तो किसी को याद नहीं होता। ठीक है जी। हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे बालकों के लिए हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तित्व का ध्यान देना चाहिए, जन्म दर का नियंत्रण करना चाहिए। अब देखो ये इनकी विशेषताएं हो गई। अब अगले बालक हैं दोस्तों अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक जिन्हें कहते हैं हम, अ, व्यक्तित्व विकार वाले बालक इन्हें कहते हैं। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के अनुसार करते हैं, अपराधी बालक कहलाते हैं। यानी वे बालक जो समाज के नियमों को नहीं मानते और उनको अमान्य कर देते हैं और वे उनके अनुसार गलत व्यवहार करते हैं, अपराधी बालक होते हैं। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले, समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध का, जो भी ये बच्चा है अगर वो ऐसा कार्य कर रहा है तो एक बाल अपराधी कहा जाएगा उसे। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध कहलाता है। अब देखो बाल अपराध की विशेषताएं। देखो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं एक बाल अपराधी की। ऐसे बालकों का शारीरिक संरचना आयताकार होती है तथा ये हष्ट-पुष्ट होते हैं, इनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हष्ट-पुष्ट मांसपेशियों वाले होते हैं, इनका शरीर का आकार आयताकार होता है। ऐसे बालक संदेही होते हैं, अपारंपरिक होते हैं, झगड़ालू होते हैं और विद्रोही व विध्वंस करने वाले होते हैं। सत्ता के विरोधी, सत्ता के आगे न झुकने वाले होते हैं, शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है तथा माता पिता के नैतिक मापदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर सकते। अब देखो बाल अपराधी कृत्य कौन कौन से हो सकते हैं। शिक्षण में बाधा उत्पन्न करना, कुछ बच्चे होते हैं ना जो पीछे हल्ला करते हैं पढ़ाते समय, तो वही बालक होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं शिक्षण व्यवस्था में। विद्यालय से भाग जाते हैं, कक्षा में देरी से आते हैं, गृह कार्य नहीं करते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि कृत्य हो सकते हैं। क्रोध करना, झगड़ा करना, छोटे बालकों को तंग करना, कक्षा में चिड़चिड़ापन होना, विद्यालय सामग्री को नुकसान पहुंचाना। कुछ बच्चे होते हैं ना तो विद्यालय की टेबलों को तोड़ देते हैं, कुर्सियों को तोड़ देते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह को तोड़ देते हैं, चटकनियों को तोड़ देते हैं, तो वही विद्यालय सामग्री को नुकसान पहुंचाना। विद्यालय के कार्य बागियों के प्रति असंतोष व्यक्त करना, निरुद्देश्य भटकना, बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहना, धोखाधड़ी करना, ठगी करना, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन, नशा करना, हत्याएं करना। हत्या करना ये तो ज़्यादा ही बाल अपराधी हो जाएगा वैसे। अन्य असामाजिक व अनैतिक कार्य करना, ये सभी उदाहरण हो सकते हैं। सीधी बात, अब सभी बातों को समझ गए होंगे कैसे हो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था इनके लिए कैसी होनी चाहिए, इनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए दोस्तों। इनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। भाई ऐसी क्या आवश्यकता है पड़ी जो इतने बच्चे हैं चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और दूसरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो इनकी जो आवश्यकता है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है। जिम्मेदारी के कार्य में इन्हें व्यस्त रखना चाहिए, इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए अलग से कुछ जिम्मेदारियां दो ताकि उनमें भी व्यस्त रहें। मनोरंजन की उचित व्यवस्था की जाए इनके लिए। बाल सुधार गृह की व्यवस्था करना, अगर कोई ज़्यादा बाल अपराधी है तो उससे बाल सुधार गृह बनाना चाहिए। उनके कार्यों का
उनके लिए उनकी प्रशंसा करना। अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए उनकी प्रशंसा करना, ताकि वे अच्छे कार्य ही करें, गलत कार्यों पर ना जाएं। उचित निर्देशन व परामर्श देना। उनका अच्छा निर्देशन करो, उनका अच्छा नेतृत्व करो, उनको अच्छी सलाह दो। प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। बस स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर को भी उनके साथ एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली प्रेम पूर्वक व्यवहार करना लगेगा। अगर टीचर भी उनके समान हो रहा है तो बच्चा और ज़्यादा ही बिगड़ेगा। अगला बालक का प्रकार है आपका अधिगम निर्योग बालक। यानी भाषा ज्ञान में बाधा जब होती है तो अधिगम निर्योग होता है। अधिगम के दौरान अगर कोई उनके सामने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई भी परेशानी अगर उनके आ रही है तो वो बालक अधिगम निर्योग हो सकता है। यानी भाषा ज्ञान में अगर उनके साथ बाधा हो रही है। जिन बालकों को भाषा को लिखने, पढ़ने, लिखने, समझने व आदि में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अन्य किसी प्रकार से भी अगर कोई बाधा आ रही है तो अधिगम निर्योग बालक कहलाएगा। यानी कोई बच्चा है अगर भाषा को पढ़ रहा है या फिर लिख रहा है, समझ रहा है, अगर शारीरिक तौर पर अगर उसको कोई भी समस्या आ रही है, मानसिक तौर पर उसको कोई समस्या आ रही है, या किसी भी तरीके से अगर कोई उसको सामने बाधा आ रही है तो उसे अधिगम निर्योग बालक कहा जाएगा। अगर बच्चा है वो चाहता तो पढ़ना है लेकिन उसको परिस्थिति बस कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण वो पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। ऐसे बालकों की संख्या, दिशा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अंकगणितीय गणना करने में, मानचित्र बनाने में, कोई स्थान को ढूंढने में, ये सभी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब देखो, अधिगम निर्योग्यता अक्षमता जो व्यतिक्रम है इसे असामान्यता भी कहते हैं, व्यतिक्रम कहते हैं, असक्षमता कहते हैं, अधिगम निर्योग्यता कहते हैं, असामान्यता भी कहते हैं। ये जितने भी इसके लर्निंग डिसऑर्डर हैं, अधिगम निर्योग्यता हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली होती है दोस्तों देखिएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ग्राफ शब्द आ रहा है डिस्ग्राफिया में, यानी ग्राफ हम बनाते हैं तो लिख कर ही बनाते हैं, लाइन खींचते हैं आड़ी टेढ़ी, तो वो ग्राफ बनाते हैं, वो लेखन संबंधी व्यतिक्रम के साथ ट्रिक बनाकर याद कर लो। यानी लिखने संबंधी एक विकार है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि एक ये पठन या वाचन संबंधी एक विकार है। ठीक है जी। और अगला है आपका डिसकैलकुलिया जी, गणितीय व्यतिक्रम है। कैलकुलेशन कहाँ होती है तो गणित में होती है, तो ये गणितीय संबंधी विकार है, ट्रिक बना के याद कर लो। डिस्प्रैक्सिया, ये लेखन, पठन व गणितीय इन तीनों का व्यतिक्रम है। यानी ये सभी इसमें बेकार हो सकते हैं, तीनों ही। डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब देखो भाई, जितने भी अधिगम निर्योग्य बालक हैं इनके लिए क्या शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न रंगों के चौक का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं भाई उनको मार्क कर दो, उनको रेखांकित कर दो। श्याम पट्ट पर शब्दों का आकार बड़ा होना चाहिए। भाई जो कम बच्चे जो कम देख पा रहे हैं, देखने में समस्या है, तो उनको आकार बड़ा होना चाहिए अक्षरों का। अच्छे रंगों का प्रयोग हो। बोलते समय स्वर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो ऊंचा सुनते हैं, कम सुनते हैं। और आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए, स्वर ऊंचा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कक्षा का वातावरण शोर मुक्त हो, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो कम सुन पा रहा है और आप कितना भी ज़ोर से अगर बोल रहे हैं और शोरगुल ज़्यादा हो रहा है तो फिर भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शोरगुल बिल्कुल ना हो और प्रकाश युक्त वातावरण हो। हमारे कक्ष में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि जितना भी श्यामपट्ट है उस पर अच्छी तरीके से दिख पाए बच्चों को। तो यही इसके लिए शिक्षा व्यवस्था रहने वाली है। अगले बालक हैं सृजनशील बालक। जो बालक स्वयं की प्रेरणा से
नए विचारों व प्रतिभाओं के साथ साथ नई वस्तु का सर्जन करते हैं। नए जो सर्जनशील बालक का एक सीधा सा उदाहरण बता दूं, जैसे कि वैज्ञानिक, जैसे कि इंजीनियर, ये क्या होते हैं, सर्जनशील होते हैं, किसी नई चीज़ का आविष्कार करते हैं। ठीक है। वे जो बालक जो स्वयं की प्रेरणा से या किसी नए विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सर्जन करते हैं, सर्जनशील बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि मौलिकता, जिज्ञासा, कार्य में निष्ठा, दृढ़ निश्चय कि उसने ठान लिया सो ठान लिया, जोखिम उठाने वाले यानी हार्ड वर्क करने वाले, साथ ही खतरों के खिलाड़ी हो सकते हैं, जोखिम उठाने वाले हो सकते हैं। मौलिकता का मतलब है दोस्तों नवीन उपयोगी। ठीक है। कल्पनाशीलता इनकी अच्छी पाई जाती है, संवेदनशीलता अच्छी होती है, इनमें नमनीयता पाई जाती है, लोचनशीलता जिसे कहते हैं, निरंतरता यानी धारा प्रवाहिता जिसे कहते हैं, एक काम कर लिया तो रेगुलरली करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। विस्तारण होता है, दूरदृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि होती है, समस्या समाधान करने की योग्यता पाई जाती है। एक बार और रिवीजन करूँगा कि सर्जनशील बालकों की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, उदाहरण के लिए देखो दोस्त, जैसे कि मौलिकता पाई जाती है, जिज्ञासा होती है, कार्य में निष्ठा होती है, दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, जोखिम खतरों के खिलाड़ी होते हैं, कल्पनाशीलता अच्छी होती है, संवेदनशीलता पाई जाती है, नमनीयता होती है, लोचनशीलता पाई जाती है, निरंतर कार्य करने वाले होते हैं, धारा प्रवाहिता जिसे कहते हैं, विस्तारण के होता है, और यही दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि पाई जाती है, समस्याओं को समाधान की करने की योग्यता रखते हैं। देखो, सृजनात्मकता जो होती है उसके स्वरूप कौन कौन से होते हैं सृजनात्मकता के, उनको हम पढ़ने वाले हैं। सृजनात्मकता होती है जो हमारी जन्मजात हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है, सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है तथा 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता का अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है। जितने भी सृजनशील बालक होते हैं वो 30 वर्ष की उम्र तक पूर्ण रूप से सृजन बालक बन जाते हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है, जैसे सृजनात्मकता भी बढ़ती चली जाती है, जैसे सृजनात्मकता बढ़ती है तो बुद्धि भी बढ़ती चली जाती है। जिन बालकों के उचित वातावरण व आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते, उनकी सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसकी काबिलियत तो इतनी है कि वो नई चीज़ बना सकता है, नवीन निर्माण कर सकता है, एक तरीके से इंजीनियर की तरह, लेकिन उसके लिए उसको उचित पढ़ाई नहीं हुई, उसकी गांव में ही रह गया, उसको संसाधन मौजूद नहीं हुए उसके अच्छे, तो वो उसका जो सृजनात्मकता का गुण है वो दबा का दबा रह जाता है, यानी दमन हो जाता है। अधिक नियंत्रण व कठोर अनुशासन में रखने से भी सृजनात्मकता का दमन हो सकता है। यानी कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अलग कार्यों में रुचि होती है, उसको करने से रोकते हैं सृजनात्मकता, तो उस अनुशासन के कारण भी दब सकती है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनात्मक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली बालक की सृजनशील बालक हो। औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। सृजनात्मकता अब अपसारी चिंतन पर आधारित होती है, जबकि जो बुद्धि है वो अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। एक दोस्त तो देखिएगा अपसारी चिंतन होता है, दूसरा अभिसारी चिंतन होता है। तो ये सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है, जबकि जो हमारी बुद्धि होती है वो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। अब देख लो, यहाँ पे आपके लिए समझाया गया है। अपसारी चिंतन क्या होता है, इसमें व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन व मनन करने लगता है, विस्तृत उत्तर देता है। जैसे कि लकड़ी की छड़ में क्या क्या उपयोग हैं, जो हमारी यहाँ पे लकड़ी होती है, इसकी जो छड़ होते हैं उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, हवा पानी के बीच क्या संबंध होता है, इत्यादि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मन ही मन आंसर खोजता है, चिंतन करता है, विस्तृत उत्तर देता है। अब दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। ये होता है, इसमें व्यक्ति यांत्रिक तरीके से सोचता है, एक निश्चित उत्तर तक पहुंच जाता है।
जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था, ये सभी अभिसारी चिंतन के उदाहरण हैं। अब देखो सृजनात्मकता का मापन कैसे हो सकता है। एक तो हमने पढ़ा था संवेगात्मकता लब्धि का मापन EQ होता है, बुद्धि लब्धि का IQ होता है। वही यहाँ पे सृजनात्मकता का भी एक मापन होता है। वो किस प्रकार से होता है कि सृजनात्मकता को मापने का मुख्य प्रयास गिलफर्ड ने किया था दोस्तों। किसने किया था सृजनात्मकता को मापने का कार्य? गिलफर्ड महोदय ने किया था। इनके अलावा गैटजेल, जैक्सन, टॉरेंस आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण किया था। भारत में बाकर मेहंदी व पासी के द्वारा महत्वपूर्ण सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया था। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बाकर मेहंदी परीक्षण, ये भारत में बना था सृजनात्मकता को मापने के लिए। पासी के द्वारा भी भारत में ही एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया गया था। इन परीक्षणों के माध्यम से हमारी जो कल्पनाशीलता है, मौलिकता है, लोचनशीलता है, धारा प्रवाहिता है, विस्तारण है, जितने भी सृजनात्मकता के गुण हैं उनका पता चलता है। उनकी विशेषताओं के बारे में मापन किया जाता है, जो कि गिलफर्ड के द्वारा बताई गई हैं। गिलफर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि जितने भी हम परीक्षण ले रहे हैं, इन परीक्षणों से हम उनकी कल्पनाशीलता को नापते हैं, मौलिकता को मापते हैं, लोचनशीलता को मापते हैं, धारा प्रवाहिता को मापते हैं, यानी निरंतर कार्य करने की जो क्षमता होती है, धारा प्रवाहिता, विस्तारण को मापते हैं। इन सभी विशेषताएं जो एक सृजनशील बालक में पाई जाती हैं, इनको मापने के बाद ही हम एक बालक की सृजनशील अवधि का पता कर सकते हैं। दूसरा होता है, देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा है, अपसारी व अभिसारी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग गिलफर्ड ने ही दिया था। अब जैसे हमने पढ़ा था, एक अभिसारी था जो कि बुद्धि में पाया जाता है, दूसरा अभिसारी होता है, सॉरी अपसारी होता है, वो सृजनात्मकता में पाया जाता है। तो ये दोनों शब्द हैं, ये गिलफर्ड महोदय ने दिए थे, इनका गिलफर्ड महोदय ने प्रयोग किया था। अब देखो सृजनात्मक बालक हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत कर दो कि तुम ये कर सकते हो, तुम करते रहो, प्रयास करो। आत्मविश्वास की भावना जागृत होनी चाहिए। कक्षा का वातावरण व अधिकार दबाव से मुक्त होना चाहिए। प्रजातांत्रिक नहीं होना चाहिए प्रजातांत्रिक होना चाहिए। किसी प्रकार से बच्चे पर दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए जिससे मन अपनी इच्छा से बच्चा न करे, किसी डर के कारण या किसी कारणवश वो अपने कार्य को न करे। बालकों को अच्छा वातावरण होना चाहिए। आवश्यक संसाधन जरूर उपलब्ध होने चाहिए। बालकों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार कर लो, तुम्हें कोई नवनिर्माण करना है